हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण प्रभाव के बारे में, मतलब न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में। मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं कि नाभिकीय परिरक्षण और जो विपरिरक्षण प्रभाव है, ये एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखो, इसका क्वेश्चन नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव का जो क्वेश्चन है हम लोगों से सन 2020 की एग्जाम में पूछ रखा है, 2018 की एग्जाम में पूछ रखा है और 2017 की एग्जाम में पूछ रखा है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझ के चलना आप लोग, ठीक है ना। इसको इतनी बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करूंगा, आपके एक बार में बहुत बढ़िया तरीका से फिट हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप तो क्लास पर फोकस करते रहना पूरी तरीका से, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, बेसिक क्लास जब ली थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बोली थी। मैंने ये बात बोली थी कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो स्पिन करते हैं, और स्पिन करने से उनका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रोटॉन ने स्पिन किया, स्पिन करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जिस तरीका से प्रोटॉन के स्पिन करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर होता है, उसी तरीका से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन करेंगे तो उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। मैं यहां पर अभी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार फिर सुन लेना। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोटॉन आपको पता है स्पिन करता है, प्रोटॉन के स्पिन करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसी तरीका से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो भी स्पिन करते हैं, और अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे तो उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, उसको बोलते हैं हम आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। इधर देखो, इंग्लिश मीडियम वालों, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना आप लोगों के, कि जिस तरीका से प्रोटॉन के स्पिन करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो देखो, आप लोगों को पता है कि इससे क्या इफेक्ट होगा। इससे ये इफेक्ट होगा कि ये एनएमआर सिग्नल के मानों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ये एनएमआर सिग्नल के मानों को ऐसे प्रभावित करेंगे कि भाई एनएमआर सिग्नल को अप फील्ड में ले जाएं या डाउन फील्ड में ले जाएं। क्योंकि अप फील्ड और डाउन फील्ड की बात हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक चीज बता दी थी, अप फील्ड मतलब उच्च क्षेत्र और डाउन फील्ड निम्न क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कशन में मैंने आप लोगों से लेक्चर फर्स्ट में कर लिया था, ठीक है ना। अब उसकी केमिस्ट्री को थोड़ी ज्यादा डीपली पढ़ेंगे हम लोग को, किस तरीका से अप फील्ड में जाएगा, किस तरीका से वो डाउन फील्ड में जाएगा, उन सारी चीजों को डिस्कशन करूंगा। अप फील्ड मतलब उच्च क्षेत्र और डाउन फील्ड मतलब निम्न क्षेत्र, जिसका डिस्कशन में लेक्चर नंबर फर्स्ट में किया था ना आप लोगों के लिए। वो एक पैराग्राफ सा बनाकर, वो ग्राफ बनाकर उनको शो किया था, ठीक है ना। आज भी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आज पूरी केमिस्ट्री बता दूंगा कि वो अप फील्ड की तरफ कब जाता है और फिर वो डाउन फील्ड की तरफ कब जाता है। आज के इस लेक्चर में सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीका से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो सुनो, मैं ये बोल रहा था कि जिस तरीका से प्रोटॉन के सिग्नल को, जिस तरीका से प्रोटॉन के एनएमआर सिग्नल को प्रोटॉन प्रभावित करे, क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर सिग्नल प्रोटॉन का आ रहा है तो वो तो प्रभावित करेगा। उसी तरीका से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो भी एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करेंगे। प्रभावित ऐसे करेंगे कि वो अप फील्ड में जा रहा है या फिर वो डाउन फील्ड में जा रहा है। ये डिपेंड करेगा कि उससे क्या चीज जुड़ी हुई है, उसके वातावरण पर, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करेगा। अभी वातावरण पर, एटमॉस्फेयर पर कैसे डिपेंड करेगा, अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, और डायग्राम के आधार पर इसकी पूरी थ्योरी आप लोगों के समझ में आ जाएगी। मतलब इसका जो डायग्राम है ना, वही इस पूरी थ्योरी का आधार है। एक बार डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए ना, उसके बाद तो थ्योरी में कुछ है ही नहीं है। डायग्राम से रिलेटेड ही इसकी पूरी थ्योरी है, ठीक है ना। तो उस डायग्राम को ध्यान से समझ लो आप लोग। डायग्राम को समझने के बाद फिर दोबारा से एक बार इस टॉपिक पर मैं दोबारा से डिस्कशन करूंगा। आगे मेरी बात समझिए, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में वो डायग्राम को समझते हैं, फिर थ्योरी पर फोकस करते हैं कि इसकी थ्योरी किस तरीके से दे रखी है, ठीक है ना। एक बार डायग्राम समझ में आ गया, पूरी थ्योरी सिंपल लगेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, इधर देखिए आप लोग।
एक बार पूरे डायग्राम को बना देता हूं, ठीक है ना, फिर बताऊंगा पूरे डायग्राम का मतलब क्या है। इसको बोल रहे हैं हम आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये हम लोगों का कौन है, प्रोटॉन। ये जो बीच में है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन, क्योंकि आप लोग जानते हो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब प्रोटॉन के ये चार ओर बंद के इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मतलब स्पिन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उनकी डायरेक्शन है, इस तरीका से वो क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। कौन, बंद के इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आप लोगों का, एक डॉट 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 से शो किया, इसका मतलब है चक्कर लगाते हुए सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चक्कर लगाते हुए सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, चित्र का नाम लिख देता हूं, ये चित्र है, डायग्राम, बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का CH बंद के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे डायग्राम को, अब एक्सप्लेन करता हूं कैसे डायग्राम का पूरे का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं कि माना कि ये CH बॉन्ड से कोई प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये कौन है, आप लोगों का CH बॉन्ड है, और इस बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। और ये आप लोगों को पता है कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के पास कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिग्मा बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने क्या बात बोली है कि जिस तरीका से प्रोटॉन स्पिन करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरीका से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये भी स्पिन करेंगे, और इनके स्पिन करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इनसे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो मुझे समझाना है आप लोगों के लिए। तो इधर देखिए कि देखो यहां पर मैंने यहां पर ये किसको शो कर रखा है, प्रोटॉन को शो कर रखा है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों का कौन है, प्रोटॉन। और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीका से क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन है, आप लोगों का प्रोटॉन लिख रखा है ना, ये आप लोगों का कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के चारों ओर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्पिन करते वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन सा फील्ड बोले हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सा जनरेट कर रहे हैं, ये रहा आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों का जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोले, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, एक बार फिर देख लेना। देखो ये आपका कौन है, प्रोटॉन, ये आपका ये रहा प्रोटॉन, ठीक है ना, ये प्रोटॉन रहा। आपको पता है ये किससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड से जुड़ा, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रोटॉन के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, चक्रण कर रहे हैं। स्पिन करते वक्त ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या
प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो आपके इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पिन कर रहे हैं और वो चारों ओर से कौन सा फील्ड जनरेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोले, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात अपनी तरफ से कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं, बी नॉट से शो करते हैं। तो जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अपनी तो नाम से ही पता लग रहा है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नाम से पता लग रहा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात ये बाहर से आप लोग लगा रहे हो। अब देखो ध्यान से करने वाली या गौर से करने वाली बात यह है कि जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जनरेट करते हो बाहर से, तो ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र ना, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, मतलब प्रोटॉन पर उस इफेक्ट को नहीं लगने देता, उस मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लगने देता। एक बार फिर समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र तो किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, और बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बी नॉट हम क्या लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग बाहर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो, तो ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, विरोध करता है, अर्थात इस फील्ड को प्रोटॉन के पास में नहीं आने देता और प्रोटॉन को चारों ओर से क्या कर देता है, शील्ड कर देता है, ठीक है ना। प्रोटॉन को चारों ओर से शील्ड करने की वजह से इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव अर्थात शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट प्रोटॉनों पर नहीं लगने दे रहा है, कौन, ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, और ये प्रोटॉन को चारों ओर से क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है। ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपका परिरक्षण प्रभाव भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब ये शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ेगा, कब घटेगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा यहां पर एटमॉस्फेयर पर, क्या CH बॉन्ड से आपने क्या जोड़ रखा है। अगर CH बॉन्ड से आपने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ रखा है, तो हम जानते हैं कि जिनका इफेक्ट प्लस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, अर्थात किसी के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो सामने वाले को शील्ड कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, सामने वाले को शील्ड कर रहे हो या उसको क्या कर रहे हो, परिरक्षित कर रहे हो। और अगर आप किसी को परिरक्षित कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिरक्षण प्रभाव अवतार शील्डिंग इफेक्ट। तो जो प्लस आई इफेक्ट है ये परिरक्षण प्रभाव को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना, परिरक्षण प्रभाव को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा, तो जहां पर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड को अपने में मतलब क्या करेगा, अवशोषण करेगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अवशोषण ना करते थोड़ा अप फील्ड में, उच्च क्षेत्र में अवशोषण करेगा। इसका मतलब ये निकला कि जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो परिरक्षण प्रभाव को बढ़ाते हैं, और जिनका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है उनका NMR सिग्नल कहां पर प्राप्त होता है, उच्च क्षेत्र में अर्थात अप फील्ड में, ठीक है ना। इसका भी अभी डायग्राम बनाकर एक डायग्राम और बनेगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार फिर सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस CH बंध के प्रोटॉनों से अगर आप लोगों ने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला जोड़ दिया, प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो वो परिरक्षण प्रभाव को क्या करेगा, बढ़ाएगा, परिरक्षण प्रभाव को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जहां पर इसका NMR सिग्नल आना चाहिए था वहां पर इसका NMR सिग्नल नहीं आएगा, और इसका NMR सिग्नल कहां पर आएगा, उच्च क्षेत्र में, अप फील्ड में आएगा, ठीक है ना। अप फील्ड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये अभी एक ग्राफ बनाऊंगा, उसमें शो कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब जिनका परिरक्षण प्रभाव मतलब जिनका परिरक्षण प्रभाव लगता है या जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है उनका NMR सिग्नल हमेशा उच्च क्षेत्र में अर्थात अप फील्ड में आता है। लेकिन इस CH बंध के प्रोटॉन से कोई आपने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया, आप लोगों ने इस CH बंध से कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दिया। देखो प्लस आई का इफेक्ट का तो बेस्ट एग्जांपल एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसका तो बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। माइनस आई का बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, हेलोजन, ठीक है ना। माइनस आई का बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, हेलोजन। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जब भी कभी प्लस आई इफेक्ट की बात हो रही है तो समझ जाना एल्किल ग्रुप की बात हो रही है, और जब भी कभी माइनस आई इफेक्ट की बात हो रही है तो यहां पर ये समझ जाना हेलोजन। वैसे तो आपको पता माइनस आई इफेक्ट सभी लगाते हैं, माइनस आई इफेक्ट सबके अंदर होता है, केवल एल्किल ग्रुप में नहीं होता, क्योंकि एल्किल ग्रुप के अंदर कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। ये बात मैंने आपको BSc फर्स्ट ईयर और BSc सेकंड ईयर में सिखाई थी। BSc फर्स्ट ईयर BSc सेकंड ईयर में बात बोली थी मैंने, क्या बात बोली थी कि जितने भी क्रियात्मक समूह, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, उनका सबका एक कॉमन इफेक्ट होता है, जिसको हम किससे शो करते हैं, माइनस आई से। केवल एक ही ग्रुप ऐसा होता है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, वो होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और हेलोजन का, यहां पर हेलोजन की बात कर लेते हैं, तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना।
तो जब किसी का प्लस आई इफेक्ट लगता है तो कॉमन सी बात है प्लस आई इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर सामने वाले को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो सामने वाले को आप शील्ड कर रहे हो, उसको परिरक्षित कर रहे हो, समझ में आ गए ना। तो उसका जो इफेक्ट होगा उसको परिरक्षण प्रभाव बोलेंगे। तो जो आपका एनएमआर सिग्नल आना चाहिए जिस जगह पर, वहां पर नहीं आएगा और थोड़ा अप फील्ड में आएगा, उच्च क्षेत्र में आएगा। चलो ठीक है, ये बात तो किसकी हो गई, प्लस आई इफेक्ट की। लेकिन इस CH बंद के प्रोटोनों से अगर आप लोगों ने कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दिया तो हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, अर्थात सामने वाले से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप सामने वाले से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहे हो तो उसके क्या कर रहे हो भाई, उसके इलेक्ट्रॉनों को आप हटा ही तो रहे हो। उसके पास जो शील्ड हो रही थी इलेक्ट्रॉनों को, उनको आप हटा रहे हो। और अगर उनके इलेक्ट्रॉनों को आप हटा रहे हो, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हो, बी परिरक्षित कर रहे हो, अर्थात उसको क्या कर रहे हो, डीशिल्डेड कर रहे हो। और डीशिल्डेड कर रहे हो तो इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, बी परिरक्षण प्रभाव, अर्थात डीशिल्डिंग इफेक्ट। मतलब सामने वाले के आप इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा रहे हो। अगर वहां से हटा रहे हो तो कॉमन सी बात है आपको कौन सा इफेक्ट लेना पड़ेगा, माइनस आई वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो कम करने की वजह से जो आपका एनएमआर सिग्नल है वो बी परिरक्षण प्रभाव होगा। बी परिरक्षण प्रभाव होने की वजह से आपका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर आएगा, निम्न क्षेत्र की ओर, अर्थात डाउन फील्ड की ओर। तो बात समझ में आ गई कि जिनका इफेक्ट प्लस आई होता है वो परिरक्षण प्रभाव को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिनका इफेक्ट प्लस आई होता है वो परिरक्षण प्रभाव को बढ़ाते हैं और उनका एनएमआर सिग्नल उच्च क्षेत्र में आता है। और जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है वो भी परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं और उनका जो एनएमआर सिग्नल होता है वो कहां पर आता है, निम्न क्षेत्र की ओर। बात समझ में आ गई ना। इसका जो परिरक्षण प्रभाव का जो एनएमआर सिग्नल आएगा वो कहां पर आएगा, उच्च क्षेत्र में। और जो अपना बी परिरक्षण प्रभाव है उसका एनएमआर सिग्नल आएगा वो किस में आएगा, निम्न क्षेत्र में। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार एक काम करता हूं, इस पूरे टॉपिक को एक बार दोबारा से यहां तक समझा देता हूं, उसके बाद वो डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर उस चीज को भी मुझे समझाना है कि किस तरीका से आपका अप फील्ड आ रहा है, किस तरीका से आप लोगों को डाउन फील्ड आ रहा है। बात आगे ना आप लोगों को समझ में। तो ठीक है, अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार पूरा फोकस मेरी तरफ करके रखना है, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं ये बोल रहा हूं, हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था, नाभिक के परिरक्षण एवं विपरिरक्षण प्रभाव, मतलब न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो उसके नाम से ही पता लग रहा है, परिरक्षण मतलब सामने वाले को शायद आप शील्ड कर रहे हो, और विपरिरक्षण मतलब जहां पर उसके इलेक्ट्रॉन है उनको आप लोग हटा रहे हो। ठीक है ना, जैसे हम हेलमेट पहनते हैं तो अपना सिर उससे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, अर्थात अपने सिर को हम क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। और अगर हमने हेलमेट को उतार दिया तो कॉमन सी बात है वो आपका विपरिरक्षण हो जाएगा। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम लोगों ने हेलमेट पहन रखा है, इसका मतलब होगा परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि उस हेलमेट ने अपने सिर को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है ना। और विपरिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों ने हेलमेट को उतार दिया तो कॉमन सी बात है आपका विपरिरक्षण प्रभाव हो गया, क्योंकि अब आपको कवर करने वाला कोई भी नहीं है। जो परिरक्षण था वो आप लोगों ने हटा दिया तो कॉमन सी बात है वो आपका विपरिरक्षण प्रभाव हो जाएगा। तो जब आपने हेलमेट पहन रखा है वो परिरक्षण प्रभाव है, और अगर आप लोगों ने हेलमेट को उतार दिया वो आपका विपरिरक्षण प्रभाव है। ठीक है, इसको एक बार फिर से बता देता हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आपको पता है प्रोटॉन स्पिन करता है, प्रोटॉन स्पिन करता है, और प्रोटॉन के स्पिन करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरीका से प्रोटॉन के स्पिन करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी तरीका से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना वो भी स्पिन करते हैं, और वो अगर स्पिन करेंगे तो उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान में रखना, इसको कौन उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहे हैं। इससे जो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं प्रोटॉन के चारों ओर। ठीक है, फिर हमने ये बात की है कि भाई डायग्राम के अंदर देखते हैं हम लोग क्या, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए। एग्जांपल लिया मैंने, CH बॉन्ड के कोई प्रोटॉन ले लिए। ठीक है ना, इस C से मैंने H जोड़ रखा है, H कौन है, प्रोटॉन, और ये कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों का प्रोटॉन रहा। ये जो डेड डेड डैश से शो कर रखा ना, ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। स्पिन करते वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही लगाते हैं तो ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। अर्थात इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रोटॉनों के पास में नहीं आने देता, और उसको चारों ओर से क्या
कर देता, सील्ड कर देता, अर्थात उसको ढक देता है। अब वो ढकेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने CH बॉन्ड से किसको जोड़ रखा है। अगर CH बॉन्ड से आपने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला जोड़ रखा है तो प्लस आई इफेक्ट वाले सील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाएंगे, और अगर कोई आप लोगों ने माइनस आई इफेक्ट वाला जोड़ रखा है तो माइनस आई इफेक्ट वाले आपको पता बी परिरक्षण डी सील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये आप लोग पता ना कि अगर प्लस आई इफेक्ट वाला आप लोगों ने इससे कोई जोड़ दिया तो वो सील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाएगा, और माइनस आई वाला जोड़ दिया तो वो डी सील्डिंग इफेक्ट को बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही आप लोगों ने इससे कोई प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया तो कॉमन सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसको सील्ड करेगा। सील्ड करेगा तो इसको इसके पास में नहीं आने देगा। यह कॉमन सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनों ने चारों ओर से प्रोटोनों को सील्ड कर दिया, ढक दिया, तो कॉमन सी बात है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को नहीं लगने देगा। कौन? ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, जो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, तो जो आपका एनएमआर सिग्नल आना चाहिए था वहां पर नहीं आता आपका एनएमआर सिग्नल, और थोड़ा उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, अप फील्ड में प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अप फील्ड में प्राप्त होता है किसकी वजह से? उस प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनके इफेक्ट प्लस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो कॉमन सी बात है उसको चारों ओर से क्या कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं। तो आपका जो एनएमआर सिग्नल आ रहा है वो कहां पर आएगा? उच्च क्षेत्र में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने दूसरी कंडीशन ये ले ली कि अब की बार इस CH बंध के प्रोटोनों से आप लोगों ने कोई माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया, जैसे सपोज करो हेलोजन जोड़ दिया, तो आपको पता है हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है, और हम वैसे भी जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के तो जितने मेंबर होते हैं उनकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो कॉमन सी बात है वो तो इलेक्ट्रॉनों को लेना जानते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेना जानते हैं इसका मतलब सामने वाले के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जो उसके पास सील्ड हो रहे थे वो पूरे इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात होता है जब पूरे इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो जो सील्ड वातावरण हो रहा था उसको उन्होंने क्या कर दिया, डीसिल्डेट कर दिया, अर्थात विपरिरक्षित कर दिया। इसीलिए इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, विपरिरक्षण प्रभाव। और जो एनएमआर सिग्नल आना चाहिए था उस जगह पर एनएमआर सिग्नल ना आकर कहां पर चला जाता है, निम्न क्षेत्र में, अर्थात डाउन फील्ड में। ये टॉपिक मैं समझा रहा हूं आप लोगों के लिए। इसका मतलब जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है उनका सिग्नल कहां पर आता है, उच्च क्षेत्र में, और जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है उनका सिग्नल कहां पर आता है, निम्न क्षेत्र में। वो क्यों आता है वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, क्यों आता है क्यों नहीं आता वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान में रखना, काफी स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का इफेक्ट को नहीं लगने देता, और इस प्रोटोन को चारों ओर से क्या कर देता है, सील्ड कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। और अगर ये इसको डीसिल्डेट करता है तो इसको विपरिरक्षण प्रभाव बोल देंगे या डीसिल्डिंग इफेक्ट बोल देंगे। ये डिपेंड करेगा आपने जोड़ क्या रखा है। अगर प्लस आई इफेक्ट वाला जोड़ रखा है तो वो सील्डिंग इफेक्ट करेगा, और अगर आपने माइनस आई इफेक्ट वाला जोड़ रखा है तो वो डीसील्डिंग करेगा। कॉमन सी बात है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वाला चारों ओर से इलेक्ट्रॉनों को ढकेगा, ढकने को हम सील्डिंग बोलेंगे, और अगर माइनस आई वाला जोड़ दिया वो डीसील्डिंग कर देगा तो उसको डीसील्डिंग इफेक्ट बोल देंगे। ठीक है ना, तो लास्ट में सौभातन की एक बात आप लोग यही ध्यान में रखना कि जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो परिरक्षण प्रभाव को बढ़ाते हैं, और उनका एनएमआर सिग्नल हमेशा कहां पर आता है, उच्च क्षेत्र में। और जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है वो विपरिरक्षण प्रभाव को बढ़ाते हैं, और उनका एनएमआर सिग्नल कहां पर होता है, निम्न क्षेत्र के अंदर, अर्थात तो डाउन फील्ड के अंदर। ये इस पूरे टॉपिक का सार है। बात समझ में आई या नहीं आई, बस ये चीज समझा रहा हूं। तो आप समझ में आ गया कि ये नाभिक के परिरक्षण एवं नाभिक के विपरिरक्षण प्रभाव क्या होता है, या न्यूक्लियर सील्डिंग एंड डीसील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है। और ये न्यूक्लियर वर्ड क्यों यूज कर रखा है, प्रोटॉन की वजह से कर रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन किसके अंदर पाई जाती है, नाभिक के अंदर पाई जाती है। इसलिए यहां पर न्यूक्लियर नाभिकीय वर्ड यूज कर रखा है। और ये परिरक्षण क्यों कर रखा है, क्योंकि अगर कोई ग्रुप इसको क्या कर रहा है, सील्ड कर रहा है तो वो परिरक्षण हो गया, कोई ग्रुप इसको डीसील्ड कर रहा है वो भी परिरक्षण हो गया। बस ये चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आई नहीं तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूं। उस डायग्राम के अंदर मैं आप लोगों के लिए यह बता दूंगा कि निम्न क्षेत्र में आप कैसे शो करोगे उस चीज को, और उच्च क्षेत्र में आप कैसे शो करोगे, जिसका ग्राफ हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ठीक है ना, आप थोड़ा उसकी ज्यादा डीपली केमिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है ना, उस डायग्राम को बनाते ही आपने निम्न क्षेत्र और ये उच्च क्षेत्र कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले तो ये बात होता है, ये तो आ गए ना आप लोगों को समझ में। ठीक है ना, एक बार फिर बता देता हूं भैया, देख लो कुछ नहीं है, ये आप लोगों का कौन है, प्रोटॉन है। ठीक है ना, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, फिर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं अपनी तरफ से, तो ये आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर देता है, विरोध कर देता है, अर्थात उसका इफेक्ट इस प्रोटॉन पर नहीं लगने देता, उसको चारों ओर से सील्ड कर देता है। सील्ड कर देता है तो उसको नाभिक के परिरक्षण बोलेंगे, और अगर डीसील्ड करेगा तो नाभिक के विपरिरक्षण बोलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपने जोड़ क्या रखा है। अगर आप लोगों ने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ रखा है तो वो परिरक्षण प्रभाव को
बढ़ाएगा और उसका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर आएगा, उच्च क्षेत्र में। और अगर कोई आप लोगों ने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ रखा है तो वो विपरीतचल प्रभाव को बढ़ाएगा और आप लोगों का जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर आएगा, निम्न क्षेत्र की ओर। ठीक है, अब एक काम करता है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई, मैं एक वो ग्राफ बना देता हूं आप लोगों के लिए निम्न क्षेत्र का और उच्च क्षेत्र का, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करके फिर इसका एक टॉपिक और दे रखा है इसी के अंदर, ये तो सिग्मा की बात करके फिर पाई के इलेक्ट्रॉनों की भी बात कर रखी है, तो उनको भी बता दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो देखो इधर ठीक है, देख लो ग्राफ को भी, उसको भी ड्रॉ कर देता हूं। इसका पहले भी डिस्कशन हो चुका है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कशन कर रखा। अब एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। बी नॉट या एच नॉट किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेना, ज्यादातर वैसे इसको बी नॉट से शो करते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोगों के एनएमआर सिग्नल प्राप्त है, ठीक है ना, इस तरीका से एनएमआर सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसको बोलते हैं निम्न क्षेत्र, निम्न क्षेत्र मतलब डाउनफील्ड, डाउनफील्ड। और इसको बोलते हैं उच्च क्षेत्र मतलब अपफील्ड। इसको निम्न क्षेत्र या डाउनफील्ड बोलते हैं, इसको उच्च क्षेत्र या अपफील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो निम्न क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, विपरिरक्षण मतलब डीशील्डिंग। और इसमें कौन जुड़ा होता है, आपका हेलोजन RCH2X, जिसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। और यहां पर जोड़ दिया मैंने RCH2R, ठीक है ना, ये आप लोगों का एल्किल ग्रुप है, ये हेलोजन है, ठीक है ना। इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, परिरक्षण प्रभाव मतलब शील्डिंग इफेक्ट, ठीक। अब देखो इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो आप बोर्ड की तरफ देखिए, इस ग्राफ को भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट लिया था तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी। वो बात मैंने आप लोगों से क्या बोली थी, मैंने क्या बोली थी कि इधर की साइड हमेशा आप लोगों को कौन सा रखना है, निम्न क्षेत्र रखना, अर्थात डाउन फील्ड रखना है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना कि इधर की साइड जो आप लोगों की दे रखा है ना विकिरणों का अवशोषण, ठीक है ना, इधर की तरफ आप लोगों को हमेशा निम्न क्षेत्र डाउन फील्ड रखना है और इधर की तरफ आप लोगों को हमेशा उच्च क्षेत्र अर्थात तो आपको अपफील्ड रखना है, ठीक है ना। ये एनएमआर सिग्नल है जो प्राप्त होता है वो कहां पर प्राप्त होता है, निम्न क्षेत्र पर। और ये जो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है वो कहां पर होता है, उच्च क्षेत्र पर अर्थात अपफील्ड पर। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बोला था, ठीक है ना। ये ग्राफ किस किस में, विकिरणों का अवशोषण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसको बी नॉट या एच नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बात यहां पर विशेषकर ध्यान में रखने वाली, मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से कि जो डाउन फील्ड है, निम्न क्षेत्र आप लोगों को वो आप लोगों को इस साइड पर रखना है, और जो आपका अप फील्ड है ये आप लोगों को कौन है, उच्च क्षेत्र है, वो आप लोगों को हमेशा इस साइड पर रखना है, ठीक है ना। इस चीज को मत भूल जाना क्योंकि रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एनएमआर सिग्नल को। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये हम लोगों का एग्जांपल था। जैसे सपोज करो कि किसी ने आप लोगों के लिए ये नहीं दे रहा, डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया उसने, तो आप लोगों से ये दे दिया RCH2X और एक दे दिया RCH2R।
तो आपको ये आप लोगों को पता है प्रोटॉन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रोटॉन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप। हम लोग जानते हैं कि इस एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, और इस हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। अब इसको कोई पूछ ले ग्राफ में सेट कीजिए, तो भाई ग्राफ में आप लोग कैसे सेट करोगे, तो कॉमन सी बात है, ये आप लोगों ने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब एक बात आपको पहले से क्लियर है कि यार इसका डायग्राम है ना, इसका जो सिग्नल है ना, इसका सिग्नल तो हमें यहां पर रखना है, और इस वाले का सिग्नल हमें यहां पर रखना है। जैसे ये बन गई, ये सिग्नल दे दिए उसने, ठीक है ना, ये सिग्नल मतलब संकेत दे दिए, यहाँ पर विकिरणों का अवशोषण लिख देना, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लिख देना, और यहाँ पर लिख देना ये आपका RCH2X, और यहाँ पर लिख देना आप लोगों को, इसको लिख देना, ये आपका कौन हो जाएगा, बी परिरक्षण, और ये कौन हो जाएगा आपका परिरक्षण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़ा है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला जुड़ा है। और आपको पता है जहां पर माइनस आई इफेक्ट वाला जुड़ा हुआ है उसका जो सिग्नल प्राप्त होगा वो निम्न क्षेत्र डाउन फील्ड में होगा, और जिसका प्लस आई इफेक्ट है उसका जो सिग्नल प्राप्त होगा वो अप फील्ड अर्थात उच्च क्षेत्र में प्राप्त होगा। देख लो आप लोग, इधर से चलता रहेगा। देखो ये ग्राफ विकिरणों का अवशोषण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को पता है यहां पर मैंने एग्जांपल कौन लिया, RCH2X, मतलब इस प्रोटॉन से आप लोगों को कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, और हम जानते हैं कि जिनका इफेक्ट माइनस आई होता है वो किसी के पास इलेक्ट्रॉन उसको डिसिलेट करते हैं। अगर वो किसी के पास इलेक्ट्रॉन को डिसिलेट करते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वो कौन होता है, विपरिरक्षण। और आपका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, निम्न क्षेत्र पर अर्थात डाउन फील्ड पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया RCH2X, मतलब प्रोटोनों से मैंने किसको जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप को। हम जानते हैं एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रोटोन होता है, प्लस आई, और हमें यह पता है कि जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को शिल्ड करते हैं, मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो कॉमन सी बात है उसको शिल्ड कर रहे हैं। अगर वो उसको शिल्ड कर रहे हैं तो उनका जो इफेक्ट लगेगा उसको बोलेंगे शिल्डिंग इफेक्ट अर्थात परिरक्षण प्रभाव। शिल्डिंग इफेक्ट अर्थात परिरक्षण प्रभाव किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। और उनका जो एनएमआर सिग्नल है वो एनएमआर सिग्नल हम लोगों को कहां पर प्राप्त होगा, थोड़ा उच्च क्षेत्र में, अप फील्ड में प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि चारों ओर से प्रोटोनों को किसने शिल्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉनों ने शिल्ड कर दिया। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, तो ये डायग्राम आप लोग समझ में आ गया कि निम्न क्षेत्र हमेशा आप लोगों को इस साइड में रखना है, और उच्च क्षेत्र अप फील्ड आप लोगों को हमेशा इस साइड में रखना है। मेरी बात समझ में आ गई। जिसका विपरिरक्षण प्रभाव होता है वो कहां पर होते हैं, डाउन फील्ड पर, और जिसका परिरक्षण प्रभाव होता है वो हमेशा कहां पर होते हैं, अप फील्ड पर। मेरी बात समझ में आई। विपरिरक्षण प्रभाव कब लगेगा, जब आपका प्रोटोनों से आपने कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ रखा है, और परिरक्षण प्रभाव कब लगेगा, जब प्रोटोनों से आप लोगों ने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जोड़ रखा है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, बस ये इसका पूरे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मैंने क्या बात बोली है कि भाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, और स्पिन करने से वो एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अगर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला जोड़ दिया तो अप फील्ड में हो रहा है, कोई माइनस आई इफेक्ट वाला जोड़ दिया तो वो डाउन फील्ड में हो रहा है। तो जिस तरीका से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित कर रहे हैं, उसी तरीका से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करेंगे। और ठीक है ना, अगर उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो उनका जो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा वो अप फील्ड में होगा, और अगर उनका कोई विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा है, किसकी, पाई की बात हो रही है, अब सिग्मा की बात तो हमने कर ली, ध्यान में रखो, यहां पर सिग्मा की बात तो हम कर चुके हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जिस तरीका से सिग्मा इलेक्ट्रॉन एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित कर रहा है, उसी तरीका से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करेंगे। अगर उस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो आपका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में। और अगर उसका डीशील्डिंग इफेक्ट या विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो कॉमन सी बात है उनका एनएमआर सिग्नल किस में प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। और ये भी किस पर डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेयर पर, वातावरण पर। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसको मिटा के देखो, पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉनों की। तो यहां पर दोनों एग्जांपल ले लेता हूं पाई इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में। इधर देखो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने RCOH मतलब एल्डिहाइड का ले लिया, और एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, एल्काइन का ले लिया, ठीक है ना। आपको पता है ये तो कौन है, एल्डिहाइड, और ये कौन है, एल्काइन। आपको पता प्रोटॉन यहां पर भी है और आपको पता प्रोटॉन यहां पर भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आप लोगों को पता है पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, और आपको पता है यहां पर भी आप लोगों को पता पाई बॉन्ड है। सिग्मा की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों की। सिग्मा तो कर ही रहा है अपने को, पाई की भी बात कर रहे हैं यहां पर। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, कि गौर से देखो कि यहां पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन है यहां पर, ठीक है ना,
प्रोटॉन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब एक बात बताओ कि किसी के पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं तो उनका कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई इफेक्ट लगता है। और हम जानते हैं कि जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है उनका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होता है? डाउन फील्ड में। और जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है उनका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होता है? अप फील्ड में। तो देखो इसका जो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा वो कहां पर प्राप्त होगा? डाउन फील्ड में। और इसका एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा वो कहां पर होगा? अप फील्ड में। इसका एग्जांपल भी दे रखा है, एक बात बताऊंगा आप लोगों के लिए कि इसका एग्जांपल आगे जैसे जैसे अपनी अब जो अगला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग वो इनके एग्जांपलों को ही लेंगे कि किस तरीका से इसका डाउन फील्ड होगा, किस तरीका से इसका अप फील्ड होगा, किस तरीका से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इनको इफेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जांपल लेंगे, 3 एग्जांपल लेकर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। बात समझ में आ गई ना? इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, अब इनके एग्जांपल लेंगे। तो एक एग्जांपल तो मैं किसका लूंगा? एल्काइन का लूंगा। एक एग्जांपल मैं किसका लूंगा? एसिटाल्डिहाइड का, CH3CHO का। और एक एग्जांपल मैं बेंजीन का ले लूंगा। ठीक है ना, 3 एग्जांपल के बेस पे आप लगा ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कौन? नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव। पहले तो ये बात बताओ, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। देखो सुनो, यहां पर जो प्रोटोनों का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? विपरिरक्षण प्रभाव। ठीक है ना, यहां पर विपरिरक्षण प्रभाव लगने की वजह से इसका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा? डाउन फील्ड में, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहां पर आपका परिरक्षण प्रभाव लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कुछ है नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन है। तो कॉमन सी बात है, परिरक्षण प्रभाव लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। और अगर परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो इसका जो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा वो कहां पर प्राप्त होगा? अप फील्ड में, अर्थात उच्च क्षेत्र में। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, तो ये इस पूरे टॉपिक का, पूरे आप लोगों के इस टॉपिक का पूरे का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखनी है कि जो परिरक्षण प्रभाव होता है उनका अप फील्ड और जो विपरिरक्षण प्रभाव होता है उनका डाउन फील्ड। इनमें क्या मिलते हैं हमको? सिग्नल मिलते हैं, किसके? प्रोटॉन के, क्योंकि केमिस्ट्री किसकी चल रही है? प्रोटॉन की। बात समझ में आई या नहीं आई? बस ये चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इनके एग्जाम्पल, ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल, एक एसिटाल्डिहाइड के एग्जाम्पल, एक एल्काइन के एग्जाम्पल और एक बेंजीन के एग्जाम्पल। ये थोड़े एक्सप्लेन करने वाली चीजें, तीनों एग्जाम्पलों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में जितनी भी इसकी थ्योरी थी और इसके जो डायग्राम थे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अगला लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर में इन तीनों एग्जाम्पलों को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे तो इसका विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा है, मतलब डीशील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, कैसे इसका परिरक्षण प्रभाव मतलब शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, उसका डिस्कशन करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर तो यहीं तक रखते हैं, आप लोग आराम से कर लेना। नाभिकीय परिरक्षण में विपरिरक्षण प्रभाव अच्छे से समझ में आ गए ना? अरे यार कॉमन सी बात है, परिरक्षण किसी चीज को आप शील्ड कर रहे हो, विपरिरक्षण का प्रभाव मतलब किसी को आप डीशील्ड कर रहे हो। हेलमेट लगा रखा है, शील्डिंग इफेक्ट, हेलमेट को उतार दिया, डीशील्डिंग इफेक्ट। ये लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सिंपल सा टॉपिक है। बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।